हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं फायरमैन मद निषेध एवं उत्पाद पुलिस के लिए प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण होगी, जिसमें हम लोग कवर करने वाले हैं जीके जीएस एवं हिंदी के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो पूरी वीडियो को कंप्लीट देखिए और साथ में आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का भी प्रयास करना है। जिसमें कि दोस्तों बात करें तो आज के इस क्लास का पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम का लिंक डाल दिया हूँ, तो आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइए। टेलीग्राम पर आपको सारा पीडीएफ एक जगह अवेलेबल मिल जाएगा, तो वहां से जाकर के आप लोग इजी में रीड कर पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को और चीजों को समझते हैं। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड होगा तब तक नोटिफिकेशन पहुंचते रहेगा। क्योंकि यहाँ पर आपको फायरमैन मद निषेध एवं उत्पाद पुलिस के लिए स्पेशल आपको यहाँ पर प्रिपरेशन कराया जा रहा है और डेली यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किया जा रहा है। तो पहला प्रश्न ये रहा सामने, यहाँ पर आपको 1 नंबर में पूछा रहा है, साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुक जाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसमें देखिए ऐसा अगर प्रश्न मिलता है आपको, अगर कंफ्यूजन होता है तो सबसे पहले आपको इस प्रकार के प्रश्नों में सभी ऑप्शन को पढ़ना चाहिए और जो आपको सटीक लगेगा उसको यहाँ पर आपको आंसर करना। ऑप्शन अगर एक की बात करें तो साइकिल और आदमी की गति समान होनी चाहिए वरना साइकिल फिसल जाएगी। तो देखिए ऐसा कोई बात नहीं है। देखिए साइकिल और गति, जब कोई व्यक्ति अगर साइकिल पर सवार रहता है तो इसमें क्या होता है कि दोनों का गति ऑटोमेटिकली ये समान रहता है। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। ऑप्शन सबसे पहले यहाँ पर आपका ये छट जाएगा। दूसरा की बात करें, वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, वह उसे गिरने से बचाएगा, ये आपका यहाँ पर राइट हो सकता है। लेकिन ऑप्शन हम लोग सी को पढ़ते हैं, वह झुकता है ताकि वक्र मार्ग पर चलने के लिए पहियों पर दबाव बना रहे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑटोमेटिक पहियों पर दबाव बन जाता है जब भी हम लोग टर्न लेते हैं, वो गुरुत्व के कारण से, ठीक है। क्योंकि हर जगह क्या है, ग्रेविटी फोर्स जो है ये आपका कार्य करता है, जिसके कारण से ऑटोमेटिकली वहां पर क्या होता है कि बल लग जाता है। लेकिन बात करें वह हम लोग डी की, तो वह झुकता है ताकि वक्र को और तेजी से पार कर सके, ये सभी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। वह झुकता है ताकि गुरुत्व के केंद्र के आधार के अंदर बना रहे, गुरुत्व जो बल होता है ये क्या हो कि आधार के अंदर यानी केंद्र की ओर बना रहे, जिसके कारण से व्यक्ति गिर ना सके, तो ये क्या होता है कि झुक जाते हैं। तो फाइनली करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा सामने, यहाँ पर आपको पूछा रहा है, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है। देखिए बल दो प्रकार का होता है, एक अभिकेंद्र बल होता है, चूंकि केंद्र से रिलेटेड अगर बल पूछा जाएगा तो एक आपका अभिकेंद्र होता है, दूसरा आपका अपकेंद्र होता है। देखिए अपकेंद्र, अप कहने का मतलब है कि ऊपर यानी कि बाहर लगेगा। तो यही यहाँ पर जो आपको कॉन्सेप्ट लगाना है, दूध से जब हम लोग क्रीम निकालते हैं तो कौन सा बल का प्रयोग होता है। जैसे कि मान लेते हैं कि ये आपका किसी प्रकार का एक वात है, इसमें अगर हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि डंटी घुराते हैं। अगर आपने प्रैक्टिकल के तौर पर देखा है तो ठीक है, नहीं तो ऐसे भी आप समझ सकते हो। इसमें अगर घुराते हैं तो इसमें क्या होता है कि जो बल जो लगता है ये केंद्र से बाहर की ओर लगने लगता है। तो ये जो केंद्र से बाहर की ओर जो बल लगने लगता है इसको हम लोग बोलते हैं अपकेंद्र बल। अगर केंद्र से भीतर लगेगा तो इसको बोलेंगे अभिकेंद्र बल। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि जब बाइक वगैरह कुछ भी चलाते हैं, चाहे किसी प्रकार का ड्राइव कर रहे हो, जैसे हम लोग मोड़ पर मुड़ते हैं तो वहां पर क्या होता है कि केंद्र की ओर झुकते हैं। तो केंद्र की ओर इसका मतलब बल लग रहा है, तभी तो हम लोग झुक रहे हैं। तो केंद्र की ओर जब बल लगेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे अभिकेंद्र बल, और केंद्र से बाहर लगेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे अपकेंद्र बल। तो यहाँ पर अगर बात करें कि दूध को जो मत करके जो क्रीम निकाला जाता है, इसमें किस फोर्स का कार्य होता है, तो इसमें आपका हो जाएगा अपकेंद्र बल हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा समझ, यहाँ पर आपको 3 नंबर पूछा रहा है, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसमें किस प्रकार के परिवर्तन हो सकते हैं, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि किसी भी व्यक्ति का अगर 36 kg अगर यहाँ पर भार है, क्योंकि द्रव्यमान हर जगह यूनिवर्सल है, वो हर जगह समान रहता है, वो चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बात करें कि जो अगर मान लेते हैं किसी व्यक्ति का अगर भार यहाँ पर 36 kg है पृथ्वी पर, क्योंकि पृथ्वी पर जो जी का जो मान होता है ये आपका 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। 8 मीटर पर सेकंड जो है ये आपका स्क्वायर होता है। तो जी का जो मान होता है ये सबसे ज्यादा ध्रुव पर होता है। और जब हम लोग भार निकालते हैं तो भार बराबर, चूंकि डब्ल्यू बराबर फॉर्मूला होता है mg फॉर्मूला होता है, तो ये आपका यहाँ पर फॉर्मूला होता है mg। तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि जब ये आपका mg फॉर्मूला होता है तो जी भी क्या होता है, ये भार पर डिपेंड करता है। क्योंकि जी का जो मान होता है ये सबसे ज्यादा आपका ध्रुव पर होता है। तो ध्रुव पर जो जी का मान होता है ये सबसे अधिक होता है, तो ये आपका 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति का अगर भार यहाँ पर अगर पृथ्वी पर अगर 36 है, यही किसी व्यक्ति को अगर चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो ये क्या होता है कि 1/6 हो जाता है। 1/6 हो जाता है, यानी ये जब कटेगा तो ये आपका फाइनली वहाँ पर जो भार होगा ये आपका 6 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स का जो मान होता है यानी जी का जो मान होता है ये आपका यहाँ पर अधिक होता है, यानी पृथ्वी के ध्रुव पर अधिक होता है, लेकिन चंद्रमा पर कम होता है, जिसके कारण से ऐसा होता है। तो यहाँ पर आपको बताना कि जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तब क्या होगा। तो चांद की सतह पर किसी भी अगर चीज का भार अगर 6 है तो यहाँ आएगा तो ये 6 गुना आपका क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो 6 के 36 आपका हो जाएगा।
तो बताइए इस प्रकार से आपका करेक्ट आंसर क्या हो, इसका द्रव्यमान बदल जाएगा। तो द्रव्यमान तो बदलता ही नहीं है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। पूछा भी जाता है, इसको डायरेक्टली पूछा जाता है कि किसका द्रव्यमान बदलता है, और कुछ आपको यहाँ पर वस्तु दे दिए जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि द्रव्यमान जो है हर जगह समान रहता है, किसी भी वस्तु का द्रव्यमान कहीं पर बदल नहीं सकता है। ऑप्शन बी की बात करें तो ऑप्शन बी में देखो इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। तो ये आप यहाँ पर इसको करेक्ट बोल सकते हो कि इसका भार जो है आपका बदल जाएगा लेकिन द्रव्यमान कहीं भी क्या होगा, नहीं बदलेगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी की बात करें तो भार और द्रव्यमान दोनों बदल जाएंगे, तो ये बिल्कुल गलत है। और ना तो द्रव्यमान और ना ही भार बदलेंगे, ये भी आपका गलत है क्योंकि भार आपका बदल जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यार आप सभी के सामने यहाँ पर आपको 4 नंबर पूछा जा रहा है, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो मान लेते हैं कि आप लिफ्ट में अगर जाते हैं तो इसमें क्या होता है कि जब लिफ्ट क्या है कि वो अगर त्वरण के साथ, और त्वरण जब उत्पन्न होगा तो इसका मतलब है कि वेग में परिवर्तन होगा, क्योंकि वेग में परिवर्तन होगा तभी त्वरण उत्पन्न होगा, और त्वरण उत्पन्न तभी होगा जब वेग में परिवर्तन होगा। तो यहाँ पर आपको पूछा है कि किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को भार कब अधिक मालूम होगा, तो जब वो त्वरण के साथ ऊपर जाएगा। तो बात करें जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे आ रही हो तो ये आपका गलत हो जाएगा। जब त्वरण के साथ नीचे आएगा तो व्यक्ति का जो भार है वास्तविक भार उससे उसको कम आभास होगा। ऑप्शन बी की बात करें तो जब लिफ्ट त्वरित गति के साथ ऊपर जा रही हो, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यार आप सभी के सामने यहाँ पर आपको 5 नंबर पूछा रहा है, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही होती है। तो देखिए वही चीज यहाँ पर आपसे पूछी जा रही है कि जब भी क्या होता है कि जब व्यक्ति का भार अगर है वो अगर वास्तविक भार से उसको कम मालूम पड़ रहा है तो इसका मतलब है कि लिफ्ट जो है वो त्वरित गति के साथ, त्वरित गति करने का मतलब है कि वेग में परिवर्तन के साथ वो आपका नीचे जा रही है। तो इसमें अगर बात करें तो त्वरण के साथ ऊपर ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा, त्वरण के साथ नीचे ये आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ता है। अगला क्वेश्चन ये आप सभी के सामने यहाँ पर आपको 6 नंबर पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है। तो देखिए फ्रेंड, गतिज ऊर्जा की बात करें तो चलती हुई गोली, तो इसमें भी क्या है एक प्रकार का गतिज ऊर्जा है, तो ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। लेकिन किसमें आपका गतिज ऊर्जा नहीं है, ये चीज आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है। तो बहती हुई पानी, इसमें भी क्या होता है कि गतिज ऊर्जा रहती है। इसके अलावा बात करें कि चलता हुआ हथौड़ा, इसमें भी आपका गतिज ऊर्जा रहता है। लेकिन खींचा हुआ अगर धनुष की बात करें तो इसमें आपका स्थितिज ऊर्जा रहता है। स्थितिज ऊर्जा क्यों रहता है, क्योंकि जब हम लोग कमान को पीछे खींचते हैं तो उसमें क्या होता है कि एनर्जी स्टोर हो जाती है, यानी स्थितिज ऊर्जा कहने का मतलब है काइनेटिक एनर्जी आपका स्टोर हो जाती है, जिसको कि हम लोग पुनः जब छोड़ते हैं तो वो क्या होता है कि स्थितिज ऊर्जा आपका गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि कहने का मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी जो होता है ये आपका काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तित हो जाती है। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये आप सभी के सामने यहाँ पर आपको 7 नंबर पूछा रहा है, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। तो बताइए कि वस्तु की अगर मात्रा को बदलते तो अपरिवर्तित क्या रहेगा। जब भी किसी वस्तु में हम लोग क्या करते हैं उसके मात्रा में परिवर्तन करेंगे तो जाहिर सी बात है कि इसका आयतन सबसे पहले आपका बदल जाएगा, ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि आयतन आपका बदल जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको छटना है कौन सा अपरिवर्तित रहेगा, किसमें आपका जो मात्रा बढ़ाने पर भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऑप्शन बी की बात करें तो ये आपका भार दिया हुआ भार बदल जाएगा, क्योंकि ये आपका जो है डिपेंड करता है, ये आपके द्रव्यमान पर भी डिपेंड करता है। क्योंकि डब्ल्यू बराबर मैंने बता दिया है कि डब्ल्यू बराबर आपका mg होता है। जब मात्रा बढ़ेगा तो इसका द्रव्यमान बढ़ेगा, और द्रव्यमान बढ़ेगा तो आपका जाहिर सी बात है कि भार भी बढ़ेगा। तो ये भी आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान तो आपका बढ़ेगा, लेकिन घनत्व की बात करें तो घनत्व आपका नहीं बढ़ता है, यह आपका जो है कांस्टेंट रहता है, नियत रहता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ता है। अगला क्वेश्चन ये रहा सामने, यहाँ पर आपको 8 नंबर में पूछा जा रहा है। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन स्याही से निकलने लगती है, तो ये आपको यहाँ पर बताना है इसका कारण क्या है। देखिए फ्रेंड्स, अगर बात करें इस प्रश्न की तो ये आपका बार बार रिपीट किया हुआ प्रश्न है, बार बार ये प्रश्न आपका पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर बात करें कि हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन स्याही से निकलने लगती है, क्यों निकलने लगती है, ये चीज आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन ए की तो वायुमंडलीय दबाव में क्या होता है कि कमी के कारण, ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि आपने सुना भी होगा कि कोई भी व्यक्ति अगर यदि मान लेते कि वो अगर ऊंचे स्तर के जैसे कि पहाड़ वगैरह पर वो खाना बनाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि खाना लेट से पकते हैं। पकने का कारण क्या है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कि वायुमंडलीय जो दबाव होते हैं ये कम होते हैं, और जहाँ पर वायुमंडलीय दबाव कम होते हैं वहाँ पर खाना लेट से पकते हैं। अब क्यों लेट से पकते हैं, क्योंकि देखिए जैसे मान लेते हैं हम लोग कुकर में खाना बनाते हैं तो इसमें क्या होता है कि वायु का जो दबाव होता है यानी प्रेशर जो होता है ये इसमें काफ़ी अधिक हो जाता है, जिसके कारण से खाना तेजी से पक जाते हैं। इसके अपेक्षा अगर बात करें कि पहाड़ी हिल वगैरह पर हम लोग अगर खाना बनाते हैं तो वहाँ पर जो है लेट से पकता है, क्योंकि वहाँ पर वायुमंडलीय दबाव जो होता है ये कम हो जाते हैं। तो फाइनली अगर बात करें कि हवाई जहाज जैसे ऊपर जाती है तो वहाँ पर क्या होता है कि उसका वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है, जिसके कारण से ये क्या होता है कि ऑटोमेटिकली जो भी पेन में स्याही रहता है ये ऑटोमेटिकली बाहर निकल जाता है। क्योंकि पेन में जो स्याही रहती है ये वायुमंडलीय दबाव के कारण से ही स्टोर रहती है, और वहाँ पर जो वायुमंडलीय दबाव आपका कम हो जाता है ऑटोमेटिकली ये बाहर निकल जाते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा।
इसी के कारण से क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति के पास अगर यदि ये पेन रहता है स्याही वाला, तो उसको क्या किया जाता है, निकाल दिया जाता है। इस प्रकार से अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यार आप सभी के सामने यहाँ पर आपको 9 नंबर पूछा रहा है, ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। तो ध्वनि की चाल की बात करें, ऑप्शन ए में दिया हुआ वायु, ऑप्शन बी निर्वात, ऑप्शन सी जल, ऑप्शन डी इस्पात। तो इसमें करेक्ट आंसर की बात करें तो इसमें आपको इस्पात करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा याद रखना वायु के बारे में आपको ज्यादातर पूछा जाता है, तो याद रखना कि वायु में जो ध्वनि की चाल होती है ये आपका 332 मीटर पर सेकंड ये जो है ध्वनि की चाल होती है। इसके अलावा अगर बात करें निर्वात की, तो देखिए निर्वात में जो ध्वनि की चाल होती है किसी प्रकार का निर्वात में ध्वनि जो है ये गमन नहीं करती, क्योंकि ध्वनि को गमन करने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। इसके इसी प्रकार से अगर बात करें तो यहाँ पर आपका निर्वात यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा अगर ऐसा पूछा जाता है तो। और प्रीवियस ईयर में ये आपका पूछा हुआ भी प्रश्न है बिहार पुलिस में कि निर्वात में ध्वनि गमन करती है या नहीं, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि निर्वात में ध्वनि गमन नहीं करती है। क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति क्या होता है कि जब अंतरिक्ष में जाती है तो वहां पर क्या होता है आपस में बात नहीं कर पाता, इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि वहां पर क्या होता है कि वायुमंडल नहीं होता। जो वायुमंडल नहीं होते तो वहां पर छोटे छोटे कण भी नहीं होते, जिसके कारण से कोई व्यक्ति अगर बोलता है वहां पर तो वहां पर क्या होगा कि रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। जब तक रिफ्लेक्ट नहीं करेगा तो दूसरा व्यक्ति वहां पर सुन नहीं सकता है। तो फाइनली करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा कि जो ध्वनि की चाल होती है सबसे ज्यादा ये इस्पात में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यार आप सभी के सामने यहाँ पर आपको 10 नंबर पूछा आ रहा है, जो भी इजी परसेंट रहेगा, इसलिए यहाँ पर हम जो है आपको शॉर्ट तरीका से खींचते जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना चाहिए, टाइम आपका बहुत कम है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो फिर आप जो है कॉन्सेप्ट पढ़ने के चक्कर में रहिएगा तो फिर आपको जो है काफ़ी टाइम लग जाएगा। इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा अभी प्रैक्टिस होना चाहिए, और जितना भी आपको कॉन्सेप्ट चाहिए मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, बिल्कुल भी आपको याद रहेगा एग्जाम तक। और पीडीएफ जाकर के रीड करोगे तो बिल्कुल आपका जो है ये आपका क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ हमारी बात करें कि केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है, और जितना भी आपका प्रैक्टिस सेट आया हुआ है उन सभी को मैंने कवर किया है। प्ले लिस्ट में आपको सारा अवेलेबल मिल जाएगा। जितना भी जैसे ग्रुप मनी पब्लिकेशन का हो गया तो उसको मैंने पूरा कवर किया है, उसमें भी जितना भी आपका मैथ का प्रश्न था उसको भी कवर किया है, जितना आपका प्रीवियस ईयर में पूछा था उसको भी मैंने कवर किया। उसके बाद जितना भी रहमान सर का आया है और आपका यूनिक पब्लिकेशन का आया उसको भी मैं यहाँ पर कवर कर रहा हूँ। तो आप लोग डेली क्लास को अटेम्प्ट कीजिए और बिल्कुल आप लोग प्रैक्टिस सेट को बनाते रहिए। लूसेंट से जितना भी आपका बनेगा साइंस और जितना भी जीके बनेगा जो भी आपका सिलेक्टेड होगा, ऐसा नहीं कि पूरा लूसेंट आप पढ़ोगे तो फिर जो है हालत खराब हो जाएगा। इसलिए प्रैक्टिस सेट के साथ साथ लूसेंट से आपका जो भी सिलेक्टेड प्रश्न बनेगा, क्योंकि लूसेंट वाला ही क्या करता है कि छांट के इसमें आपको प्रैक्टिस सेट में दिया हुआ है, तो आप प्रैक्टिस सेट बनाओ या फिर आप लूसेंट बनाओ तो वही बात है। ठीक है, तो हमारी बात करें कि केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, ये आपको नंबर पूछा है। तो देखिए फ्रेंड्स, बात करें मानव शरीर का जो टेम्परेचर होता है ये आपका 37 डिग्री जो है सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। ये आपका एक्यूरेट नहीं होता। एक्यूरेट की बात करें तो ये आपका फिर 36.6 डिग्री सेंटीग्रेड आपका हो जाएगा। ठीक है, ये आपका एक्यूरेट होता है। एक्यूरेट अगर दे करके पूछेगा तो ये आपका 36.6 रहेगा, लेकिन ये कम ही पूछा गया है। ज्यादा जो आपको पूछा जाता है ये आपका 37 डिग्री दे करके पूछा जाता है। तो 37 डिग्री हम लोग लेकर के चलेंगे अभी, चूंकि यहाँ पर आपका पूर्ण में आंसर दिया हुआ नहीं है। तो यहाँ पर आपको पूछा है कि केल्विन पैमाने से मानव शरीर का तापमान क्या होगा, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो एक चीज याद रखना कि जब हम लोग सेंटीग्रेड से केल्विन में जाते हैं, क्योंकि सेंटीग्रेड छोटा होता है और केल्विन आपका बड़ा होता है। अब देखिए केल्विन क्यों बड़ा होता है, क्योंकि सी पहले आता है के बाद में आता है। जाहिर सी बात है कि जब सी से हम लोग केल्विन में जाएंगे तो इसमें जोड़ के जाना पड़ेगा। तो कितना जोड़ के जाएंगे, तो 273 जोड़ के जाएंगे। वही केल्विन से अगर सेल्सियस में आना रहेगा तो 273 घटाएंगे, क्योंकि के का जो वैल्यू आता है ये आपका बाद में आता है, ऊंचे स्तर पर आता है, जबकि सी आपका नीचे आता है। ABC ये पहले आ जाता है, तो घटा के आएंगे। इससे अगर बात जाना रहेगा तो हम लोग जोड़ के जाएंगे। ये आपका ट्रिक है, ये आपको यहाँ पर याद रखना। अगर पूछा जाता है तो बिल्कुल आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि सी से हमको कहाँ पर जाना है, केल्विन, सेल्सियस से जाना है केल्विन में। तो 273 को क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे। तो 273 में हम लोग चलिए 37 को ऐड करते हैं। तो 7 3 10 0 हो जाएगा, 7 3 10 11 2 1 3 हो जाएगा, 310 केल्विन आपका हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यार आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा रहा है, न्यूनतम संभव ताप क्या हो सकता है, ये आपको नंबर पूछा है। जैसे कि आपने सुना होगा कश्मीर वगैरह, सिलोन वगैरह में क्या होता है कि जो टेम्परेचर रहता है ये काफी लो चला जाता है सेंटीग्रेड में। जैसे कि ठंडी के दिन में भी हमारे तरफ क्या होता है कि काफी लो चला जाता है, बिहार में भी यही होता है। तो यहाँ पर बात करें तो अब न्यूनतम संभव ताप क्या हो सकता है, जैसे कि कश्मीर वगैरह में क्या होता है कि इसमें काफी जो है नीचे चला जाता है स्तर इसका। तो यहाँ पर अगर फाइनली बात करें कि कितना न्यूनतम ताप तक जा सकता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसलिए जा सकता है -273 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तक जा सकता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर मान लेते हैं कि अगर क्वेश्चन का लेवल अगर हाई कर दिया जाता है, चूंकि हो क्या रहा है कि क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे क्या करता है कि हाई कर देता है, किसी किसी में कर देता है, कहीं कभी नहीं भी करता है। अगर कर भी देता है तो इसी प्रकार का आपको प्रश्न पूछा जाएगा। अगर फंसाने का भी रहेगा तो इसी प्रकार से आपको प्रश्न पूछा जाएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ता है। अगला क्वेश्चन यार आप सभी के सामने यहाँ पर आपको 12 नंबर पूछा रहा है कि निम्नलिखित द्रव्यों में कौन सा उष्मा का बहुत अच्छा
चालक है ये आपको यहाँ पर पूछा। जैसे कि आपने सुना होगा कि उष्मा का अच्छा चालक सुना होगा, तो उसमें क्या होता है कि सोना चांदी ये सब वगैरह कुछ भी दे दिया जाता है, या विद्युत के सुचालक के बारे में पूछा जाता है तो आपका चांदी हो जाता है। लेकिन यहाँ पर बात करें आपको द्रव के बारे में पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर अगर बात करें कि निम्नलिखित द्रवों में से कौन सा उष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है, तो ये आपका करेक्ट आंसर की बात करें तो ये आपका पारा हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें कि उष्मा का सर्वोत्तम मान किसमें होता है, तो यहाँ पर आपका अगर पारा नहीं रहेगा तब आपको सेकंड आंसर जो मारना है ये आपको पानी मारना है। तो फाइनली करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये आप सभी के सामने यहाँ पर आपको 13 नंबर पूछा रहा है कि प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसी होती है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, बात करें कि प्रकाश विकिरण का जो प्रकृति होती है ये कैसी होती है, तो ये तरंग एवं कण ये दोनों के समान होती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और प्रकाश की जो ऊर्जा है पृथ्वी तक पहुंचती है विकिरण के द्वारा पहुंचती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये तरंग एवं जो है कण के समान ये दोनों होती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो प्रकाश का जो किरण यानी कि जो उत्पन्न होता है ये किसके तो कैसे होता है, तो याद रखना कि ये नाभिकीय संलयन के कारण से होता है। नाभिकीय संलयन में क्या होता है कि एक जो अणु होते हैं ये टूट करके अनेक अणुओं में अलग अलग अणु क्या होते हैं कि आपस में संलयन करके जो है यह अभिक्रिया का निर्माण करता है। इनमें अभिक्रिया हो जाती है जिसके कारण से सूर्य प्रकाश का निर्माण होता है जो हमारी पृथ्वी तक पहुंचने का कार्य करती है। ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। और ये विकिरण के माध्यम से पहुंचती है, तो ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। इतनी चीजों को यहाँ से आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन यार आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा रहा है 14 नंबर में कि मानव आंख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, बात करें कि मानव आंख पर जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है ये कैसा बनता है, तो याद रखिए ये वास्तविक एवं उल्टा बनता है, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए में दिया हुआ। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पूछा जाता है कि नेत्रदान में किसका प्रयोग किया जाता है, तो नेत्रदान में कॉर्निया का प्रयोग किया जाता है। और कॉर्निया जो होता है ये मानव आंख का एक भाग होता है। कॉर्निया जो होता है ये बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक इसमें कभी भी वृद्धि नहीं होती है, ये हमेशा एक समान रहती है, जिसके कारण से ये किसी भी व्यक्ति में डोनेट किया जा सकता है क्योंकि इसका आकार कभी परिवर्तित नहीं होता है। तो फाइनली करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि मानव शरीर की रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो ये आपका वास्तविक एवं उल्टा होता है। अगला क्वेश्चन ये आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 15 नंबर, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बताएं कि नागार्जुन जो सागर बांध है ये किस नदी पर आपका बना हुआ है, तो ये आपका जो बना हुआ है ये आपका कृष्णा नदी पर बना हुआ है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा बात करें तो नागार्जुन सागर बांध जो है ये किस नदी पर बना हुआ है, तो ये आपका कृष्णा नदी पर बना हुआ है। और ये कहाँ पर स्थित है नागार्जुन सागर बांध, तो ये आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। आप रिलेट करना चाहते हैं तो बहुत सारे इसमें आप फैक्ट को रिलेट भी कर सकते हो। आंध्र प्रदेश में जो है आप ऐसे बोल सकते हो कि आंध्र प्रदेश में जो सबसे ज्यादा जो लाल मिर्च का जो उत्पादन किया जाता है ये आपका आंध्र प्रदेश में किया जाता है। मसालों का शहर केरल को कहा जाता है। ऐसे अगर आप रिलेट करते हो तो बहुत सारा इसका फैक्ट भी बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा है 16 नंबर में कि निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिणी गंगा कहा जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, बात करें कि दक्षिणी गंगा जो कहा जाता है ये किसे कहा जाता है, ये गोदावरी नदी को कहा जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है। तो देखिए जूट उत्पादन की बात करें तो ये जो सबसे ज्यादा जो उत्पादित किया जाता है ये पश्चिम बंगाल में किया जाता है, यानी कि वेस्ट बंगाल में जो सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है ये जूट का किया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें कि चावल जो उत्पादित किया जाता है ये सबसे ज्यादा कहाँ पर किया जाता है, तो ये वेस्ट बंगाल में ही चावल का सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है। अगर हम लोग पूरा वर्ल्ड ओवर अगर हम लोग पूरा विश्व की बात करें तो इसमें आपका चाइना प्रथम स्थान पर आ जाएगा चावल के उत्पादन में। इसके अलावा कॉफी उत्पादन की बात करें तो इसमें आपका ब्राजील आ जाएगा। वही चाय उत्पादन की बात करें तो इसमें भारत जो है प्रथम स्थान पर आ जाएगा। सूती वस्त्र की उत्पादन की बात करें तो जिसमें जो जन्मभूमि माना जाता है ये आपके भारत को माना जाता है। सूती वस्त्र के उत्पादन में जन्मभूमि माना जाता है। इसके अलावा हम लोग बात करें कि दूध के उत्पादन में, तो दूध के उत्पादन में जो प्रथम स्थान रखता है ये भारत ही रखता है। इतनी चीजों को यहाँ से याद रखिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यार आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 18 नंबर में, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए भारत में वन अनुसंधान संस्थान की बात करती है आपका देहरादून में स्थित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। और भारत में जो प्रथम जो वन कानून जो लाया गया था, वन कानून ये कब लाया गया था, तो ये आपका 1894 में लाया गया था। इसमें आपका डेट भी पूछा जाता है, इसलिए आपको यहाँ पर डेट भी याद रखना है। जहाँ पर डेट पूछा जाएगा वो जो है मैं यहाँ पर आपको डेट भी बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ता है। अगला क्वेश्चन यार आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा रहा है 19 नंबर में, लोथल स्थित है। तो बताइए कि लोथल जो है ये आपका कहाँ पर स्थित है, तो ये खंबात की खाड़ी में स्थित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यार आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा रहा है 20 नंबर में, ऋग्वेदिक 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है।
तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पर ये बात करें कि ऋग्वेदिक 10 राजाओं का जो युद्ध लड़ा गया था ये किस नदी पर आपका लड़ा गया था, ये आपका नंबर पूछा रहा है। ये आपका परुशुनी नदी है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, जिसके की नदी के तट पर जो है 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था। ऑप्शन यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ता है। अगला क्वेश्चन यार आप सभी समझ नहीं आ रहा, आपको पूछा रहा है ऑपरेशन फ्लड संबंधित है। VVI क्वेश्चन जो बार बार रिपीट किया जाता है। तो बात करें ऑपरेशन जो फ्लड है ये किससे आपका संबंधित है, तो याद रखिए कि दूध उत्पादन से संबंधित आपका ऑपरेशन फ्लड है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। श्वेत क्रांति की बात करें कि श्वेत क्रांति आपका किससे संबंधित है, तो यह भी आपका दूध उत्पादन से संबंधित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यार आप सभी सामने यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 22 नंबर में, पौधे को सबसे अधिक जल किस मिट्टी से प्राप्त होती है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए बात करें कि पौधे की जो सबसे अधिक जो जल की प्राप्ति होती है किस मिट्टी से होती है, तो ये आपका चिकनी मिट्टी से होती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। इसके अलावा याद रखिए कि जाइलम से, यानी कि जल का जो चढ़ाव होता है ये जाइलम से होता है। इसके अलावा बात करें कि अलग अलग जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, जैसे कि प्रकाश संश्लेषण वगैरह जो भी होते हैं, खनिज पदार्थों का जो भी उसका निर्माण होता है या उसका अवशोषण होता है, तो ये जो होता है ये आपका फ्लोएम ऊतक के द्वारा होता है। जाइलम से जो है ये इसमें आपका जल का चढ़ाव होता है। इसके अलावा जमीन से जो भी चीजें मिलती है आपका जाइलम ऊतक के द्वारा चढ़ाए जाने का कार्य किया जाता है। इसके अलावा जल का जो चढ़ाव होता है ये किस क्रिया के द्वारा होता है, ये भी आपका पूछा हुआ था प्रीवियस ईयर में। तो याद रखना है कि जल का जो चढ़ाव होता है ये आपका केशिकोत क्रिया के कारण से होता है। जैसे कि लैंप में मिट्टी तेल का चढ़ाव ऊपर की ओर होती है तो उसको हम लोग केशिकोत क्रिया कहते हैं, लेकिन ये विसरण विधि के द्वारा होती है। ठीक है, लेकिन उसमें हम लोग अगर ये विसरण विधि रहेगा तो विसरण, देखिए विसरण रहेगा या तो आपको केशिकोत क्रिया रहेगा, अगर केशिकोत नहीं रहेगा तो विसरण रहेगा, या तो विसरण रहेगा तो केशिकोत नहीं रहेगा। इन दोनों में से अगर दोनों रहेगा तो ये भी दोनों करके आपको वहाँ पर ऑप्शन दिया रहेगा, इसलिए आपको माइंड को कंसंट्रेट करके इसको आपको ध्यान में रखना है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यार आप सभी सामने यहाँ पर आपको पूछा रहा है 23 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सी रेलगाड़ी देश के सबसे लंबे मार्ग पर चलती है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पर ये बात कर लें कि रेलगाड़ी कौन सी है जो कि देश के सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलती है, तो इसमें करेक्ट आंसर की बात करती है आपका विवेक एक्सप्रेस हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ता है। अगला क्वेश्चन यार आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि नारियल, काजू और रबड़ के पेड़ अधिक कहाँ पाए जाते हैं, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स बात करें कि नारियल, काजू और जो रबड़ का जो पेड़ पाया जाता है ये आपका सबसे अधिक कहाँ पर पाया जाता है, तो ये मालाबार तट के क्षेत्र में पाया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा रबड़ के बारे में अगर बात करें तो रबड़ जो सबसे ज्यादा जो इसका उत्पादन किया जाता है ये आपका केरल में किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप सभी सामने यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि गन्ना सामान्यतः डैश से उगाया जाता है। तो गन्ना की बात करें तो गन्ना जो उगाया जाता है ये कटे हुए टुकड़े के जरिए उगाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि गन्ना जो हम लोग बोते हैं ये बोया नहीं जाता है, बल्कि ये जमीन के अंदर गाड़ा जाता है, छोटा छोटा टुकड़ा करके इसको रोपे जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और गन्ना के उत्पादन में अगर बात करें कि सबसे जो अग्रणी अभी राज्य है ये आपका उत्तर प्रदेश है। इसके अलावा गन्ना की मिल की बात करें तो गन्ना का जो मिल है ये सबसे ज्यादा जो अभी महाराष्ट्र में कार्यरत है। महाराष्ट्र में ये गन्ना का मिल सबसे ज्यादा कार्यरत है। हालांकि कुछ कुछ कंपनियां जो अभी बंद भी हो गया है और कुछ जो है आपकी देखिए उत्तर प्रदेश में मिल की जो संख्या, अब आपको लग रहा है कि गन्ना का जब उत्पादन सबसे अधिक जो उत्तर प्रदेश में होता है इसका मिल भी वही होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा चीनी का मिल है, लेकिन गन्ना से जो बनाया जाता है, गन्ना से भी आपका चीनी का जो निर्माण किया जाता है ये गन्ना से ही किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो गन्ना का सबसे उत्पादन आपको उत्तर प्रदेश में किया जाता है। ड्रिप सिंचाई की बात करें तो ये आपको उत्तर प्रदेश में ही सबसे ज्यादा किया जाता है। ड्रिप सिंचाई के बारे में याद रखना है कि ड्रिप सिंचाई में क्या होता है कि बूंद बूंद करके जो है पानी हर एक जगह पर पहुंचाया जाता है, जिससे कि जो है अच्छे तरीका से कृषि के कार्य को जो है किया जाता है। तो ये ड्रिप सिंचाई के बारे में याद रखना है कि आपको उत्तर प्रदेश से संबंधित है, और गन्ना के बारे में भी याद रखना है ये आपको उत्तर प्रदेश से संबंधित है। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। किसी प्रकार का डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज इतना ही पढ़ने लेकर आए थे। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना और अपने दोस्तों के साथ क्लास को जरूर शेयर करना, ताकि सभी के साथ जब पहुंचेगा और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ा होगा तो फिर पढ़ाने का कुछ अंदाज ही अलग होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक, ब्लेस यू।